पहली कविता का शीर्षक है अधिनायक का चारागाह। राष्ट्र अधिनायक का चारागाह है जिसे वो अपने तरीके से चर सकते हैं। आवाम सहयोग या उनके चरने की कला का बखान करे तो हत्या से बच सकती है। दुख तृष्णा से आता है, अभिजातों का बहकाऊ नारा है। रेलवे लाइन पर पन्नी बीनते बच्चों से पूछो दुख कहाँ से आया। उनके यहाँ अवसाद की कोई शरण स्थली नहीं। प्रेम करना ज्यादा मनुष्य होना था, पर सुविधावाद में मनुष्य होना बहुआयामी होता है। प्रेमी की अदृश्य क्रूरता अंततः उन्हें तानाशाह बना देती है और पारंपरिक प्रेमिकाएं एक दिन घोर कम्युनिस्ट बनी। प्रेम भी कुछ हद तक प्रिविलेज रहा। खटेलों और कामगारों के लिए प्रेम फसाऊ और झंझटी काम था। बाकी बचे हुए बड़ाई बहुत बताए, पर प्रेम में तत्व जैसा कुछ ढूंढ न पाए। किसानों को बारिश खेतों की मर्जी से सुख देती है। फसलें ही तय करती हैं कि बसंत का रंग काला होगा या गुलाबी। पूस के पाथर पानी में खेत के मेड़ कटने की चिंता प्लेन छूटने से ज्यादा बेचैन करती है। आध्यात्म परिवार सब सुख ही सहेजना सिखाते रहे। सुख को किसी बरियार रस्सी से बांधना भी था, पर कोई निश्चित किता नहीं था सुख का। कवियों की आत्ममुग्धता इतनी निखरघट न होती तो हम अपनी ज्यादातर कविताएं रद्दी में फेंक देते। काफिला अंधेरे की राह पर हो तो जो लौट सकते थे उनको आवाज देना जरूरी था, पर आत्मा थी कि जुगनू से बने रंग महल सी बस जलती बुझती रही। लाउड थोड़ा करीब आ जाइए। अच्छा, पास कर लीजिए। हाँ, थोड़ा माइक के करीब पास। एक दिलवाली जागीर का गिरगिट जागीरदार पाखंड में चमत्कारी हाकिम बाबा से स्पर्धा कर रहा है। नई नैतिकता चमकीली ओढ़नी में रंग बदल कर आई है और नाचते नाचते गला धर लेती है। अंधेरे के कीचड़ से बने असलहे का असर अद्भुत अहिंसक है। शहर का सबसे ताकतवर मुंसिफ सुबह तो गुर्राया था, फिर शाम को मिमियाने लगा। सदी का सबसे शौकीन नेता मंच पर राखी सावंत से भी खराब एक्टिंग कर रहा है। बोध और चेतना इतने अतिरेक की ओर है कि कुछ अतिरिक्त स्त्रीवादी पुरुषों को देखकर आत्महीनता होती है। सब जानना गहन निराशा की ओर ले जा रहा है, पर भूख है कि मानती नहीं। इस कविता का शीर्षक है रेस्टोरेंट में पहली बार। हाँ, शायद पहली बार ही था। जन्मदिन मेरा ही था, सेलिब्रेशन उनका था। किचन में चाय पर चाय बनाती मैं अचानक चौंक गई जब पता चला कि आज मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा, वो भी रेस्टोरेंट में। बड़ी जीजी और भाभी ने काम खत्म करके जल्दी तैयार होने की हिदायत कई बार दी। हमने भी गुलबकई सितारा जड़ी साड़ी निकाल ली, जो इंदौर आने पर अभी कभी न पहनी थी। एलआईजी से निकलते हुए उस दिन कार में एक नई दुल्हन घूंघट में कई बार मुस्कियाई। खूब चमाचम जगह थी। मेरा भदेशपन ठिठका था कि यहाँ आकर लोग इतने गोरे कैसे हो जाते हैं। कब क्या क्या हुआ उस चकाचौंध मुझे होश नहीं। होश तब आया जब आखिरी में आइसक्रीम की सबकी कटोरियों को मैं समेटने लगी थी। छोटके देवर जी बेचारे सबसे ज्यादा शर्मिंदा हुए। मुझे आंखें दिखाकर बस अरे कहकर रोक दिए।
मेरी इस दरिद्र हरकत से संपूर्ण वातावरण इतना दरिद्रमय हो गया कि मेरी इस दरिद्र हरकत से संपूर्ण वातावरण इतना दरिद्रमय हो गया कि मेरे हाथ में कांच की लाल चूड़ी को आगे पीछे से थामे सोने के कंगन भी दरिद्र लगने लगे। आसपास की टेबल के कुछ लोग मेरी ओर देखने लगे। मेरा संपूर्ण शहरी ससुराल जो मेरे गूंगेपन और खटेलेपन पर वारी जाती थी, आज मेरे देहातीपन पर शर्मिंदा थी। देखने वालों से मैंने मौन होकर ही कहा, क्या देख रहे हो भद्रजनों, ये कुलीनता है, चाहे तो मेरी दादी से पूछ लो। उन्होंने अपने खुफिया तंत्र से पता करवाया था कि इतनी बड़ी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रसोई खुद बनाती हैं। लड़कियों का धर्म है कि कोई घर में खाए पिए तो जूठे बर्तनों को लपक कर समेट लें। अगर इतना वर्जिश व्यवहार नहीं आता उनको तो क्या उनका अचार डाला जाएगा? आखिर कौने हले चलेंगी वो? और ससुराल में आकर हम यूं ही बेटर नहीं बने थे। उनकी कड़ी ट्रेनिंग और मेरी मेहनत का ये सबसे असरदार परिणाम था। इस कविता का शीर्षक है अभी हम। वे अभी लोक कथाओं से ही उठकर आए थे। वे अभी लोक कथाओं से ही उठकर आए थे और उसी हरारत में देखने से ज्यादा देखने का मन हथेली पर लिए खड़े थे। हम जो अभी आधे पर थे न तिहाई पर, वे साथ चलो अब कितना कहोगी कहने लगे थे। पर हमें तो उनसे ज्यादा दूरी तय करनी थी। अभी चिढ़ाता हुआ चिर पछैती अतीत पार करना था। हाथ में चरित्र मापदंड थामे घूरता मर्दवादी पठार पार करना था। सो हमने कहा, तुम चलो अपनी राह, हम आधे के बाद साथ आएंगी। अभी हमारी बहुत सी जगहें हैं जहां हम नहीं हैं, जहां यातना और दुख अपनी मुंह दुबराई में सुख कहे जाते हैं। अभी दिन के उजास से आंखें मिलाती हैं, अभी अंजुरिया घाम जैसी लगती है। अभी हमें देखना तुम एकदम से सह नहीं पाओगे। एक दिन देखना जब अपनी क्रिया के गर्भ में पहुंचेगा तो तुम्हें जोर की उबकाई आएगी और प्रेम आंख से टूट कर गिर पड़ेगा। वहां जहां सब मलिन होगा, उठाने को उठे तुम्हारे हाथ कांप उठेंगे, क्योंकि वहां प्रसव घर में चीखती स्त्रियां होंगी जिनके प्रसव अंग को कुछ स्त्रियां हाथ से चीर रही हैं। चीखती स्त्री भय और पीड़ा से आर्तनाद करती है और उसारे में सोहर उठ जाता है। फिर तुम देखोगे कि उन्हीं में से कोई स्त्री अस्पताल के जनरल वार्ड में चीख रही है और वे पहले की स्त्रियां नर्स, दाइयां और काम चलाओ डॉक्टर बनी हैं। अब कि वे और अश्लील गालियों के साथ थप्पड़ लगा रही हैं। वे अपने पीले दांत दिखाते हुए कहती हैं कि मर्द के साथ सोते हुए न चीखी और बच्चा जनते हुए चीख रही हो। भारतीय समाज की तुलनात्मक अध्ययन का ये सबसे प्रचलित और विद्रूप प्रश्न है। इसके पहले के दृश्य में एक 15 साल की बच्ची एक धुंधली रोशनी की छांव में थकी अनमनी बैठी है, जिसे अब खाना और नींद चाहिए थी। उसे थमा दी जाती है एक जाहिल देह, जो खेत खलिहान डांकती, स्कूल पहुंचती किशोरी की देह में ढूंढता रहा नाच में सब मर्दों को आंचल ओढ़ाती औरत की देह। इस तरह वो एक देह जरूरत में एक जरूरी मन की सारी सतहों को जय विजय करता है और भारतीय वांग में उसे पवित्र दाम्पत्य कहता है। और भी स्त्रियां वही हैं, कुछ घूंघट में हैं, कुछ घूंघट से बाहर, कुछ घर में हैं, कुछ धूप में चल रही हैं। सबके पास अकथ कहानियां हैं जिनमें दुख परंपरा की तरह पैबंद है और वे बुद्ध के उलट कहती हैं, कहाँ है दुख? और वे बुद्ध के उलट कहती हैं, कहाँ है दुख? दरअसल आज राशन खत्म है, मजूरी नहीं मिली, प्रिंस के पापा की तनख्वाह नहीं मिली और कहीं कभी दुर्घटना बस परी के पप्पा पी कर घर आए हैं और गुस्से में कुछ भाषाई और दैहिक हिंसा कर दिए हैं। इस तरह स्त्री को कैद करने की जिद घर नाम की व्यवस्था बनाता है और उन्हीं घरों से निकलकर लड़कियां कॉलेज कोचिंग में तरई की तरह छिटक गई हैं। इंस्टा के बाद वे यही सबसे ज्यादा हंसती हैं।
इंस्टा के बाद वे यहीं सबसे ज्यादा हंसती हैं। यहाँ के बाद भविष्य के किस फांक में दिखेंगी पता नहीं, क्योंकि चुनाव का अधिकार भी सुख सुविधा का मुंह जो होता है। और शिक्षा इतनी ही प्रोग्रेसिव हुई है कि वे पढ़ाई को एजुकेशन और ढकने को डिप्रेशन कहने लगी है। ये इस कविता का शीर्षक है परंपरा और स्त्रीवाद। हम थोड़े से बड़े हो रहे थे, इतने कि हम भाई बहन मिलकर समाज, राजनीति व स्त्रीवाद पर टूटा फूटा विमर्श कर लेते। बड़के भैया उदारवाद को कोसते, मझले भैया उत्तर आधुनिकतावाद को ठीक नहीं कहते। हम थोड़ी सी प्रगतिशील बहनें उन्हीं बातों का अनुसरण करती, पर फेमिनिज्म की रेडिकल बातें करते हुए हम दादी की आहट पाकर चुप हो जाते। हम सोचते दादी क्या समझेंगी इन चीजों को। खैर, हम एक दिन बड़े हो गए। सभी भाई सिविल सेवा की परीक्षा में बार बार रिजेक्ट होते। हम बहनें ससुराल में गोद में बच्चा लिए टीवी सीरियल देखती, सर्वश्रेष्ठ बहू का खिताब पा लेने की जद्दोजहद करती। फिर अचानक एक दिन हम घर पर इकट्ठा होते हैं। दादी की मौत हो गई थी। अंत्येष्टि के बाद पापा बताने लगे कि किस तरह एक अकेली जवान विधवा स्त्री 3 छोटे बच्चों को लेकर परिवार समाज से लड़ती रही। आजा पुरनिया ही थे जब माँ की चूड़ियां तोड़ी गई, तभी पछाड़ खाकर गिरे और आजीवन खटिया पे पड़े रहे। नए घर में वही पुरन का दरवाजा लगा था। हम भाई बहन खूब खींचे। इतना मॉडर्न घर और मुख्य द्वार पर वही 3 शाह वाला पुराना दरवाजा, पर पापा ने किसी की नहीं सुनी। दरवाजे पर वही लाठियों के निशान थे। आज रोते हुए वे दरवाजे की कहानी बता रहे थे। पट्टीदारी के ही लोग थे, दरवाजे पर लाठी मार रहे थे। हम तीनों बच्चों के साथ दरवाजे पे सटी थी। माँ हम तीनों बच्चों के साथ दरवाजे पे सटी थी। माँ जाने क्यों कृष्ण को न पुकार कर शंकर भगवान को पुकार रही थी। रोते हुए माँ कह रही थी कि हे शंकर जी, आज दरवाजा न खुला तो आजीवन निराजल व्रत रखूंगी। भगवान शायद समाधि में थे या बिहार में थे। माँ की प्रार्थना न सुन पाए, लेकिन माँ ने आजीवन निर्जल व्रत रखा। जबकि उस पल खटिया से गुहार लगाते हुए आजा को सुनकर अंत में माँ खुद लाठी लेकर निकली थी। बड़के बाबू ने लाठी फेंकते हुए कहा कि ये देखो, राड़ नहीं साड़ हो गई हैं। आज हम सब शर्मिंदा थे खुद के हवाई ज्ञान पर। दादी को अनपढ़ गवाह समझकर हम ना जाने कितनी बार कोई किताबी बात करते हुए चुप हो जाते कि भला इन्हें क्या पता परंपरा और स्त्रीवाद। फूल का मिल भी गई। फूलपुर का ट्रैफिक जाम। मैंने तुम्हें देखा था फूलपुर के जाम में, या शायद नहीं देखा था भरनिगाह, क्योंकि मुझे नहीं याद है तुम्हारा चेहरा। नहीं याद है कि तुम गोर थे कि सांवर, उम्र में लहुरा जेठ थे कि सम उमरिया। बस 2 जोड़ी अचानक झुक गई आंखें याद हैं। तुम्हारा अपने ही जैसे किसी टेम्पो ड्राइवर से झगड़ा हो रहा था। मैं तुम्हारे गजभर सोझौके पर कार में बैठी सिस्टम को मन ही मन कोस रही थी। झगड़ा शोर में बढ़ गया था। मैं ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि पता था कि ये जाहिल लोग हैं, सड़क पर लड़ते रहते हैं। हम संभ्रांत सभ्य लोग, इतने कि सड़क पर कोई पानी के लिए दम तोड़ दे तो हम अपनी बिसलेरी न दें। पर मैं ऊब भी खूब रही थी। मैंने कार से झांक कर देखा, गाली गलौज हो रही थी। सामने वाले ड्राइवर ने तुम्हें भद्दी सी गाली दी। जवाब में तुम जैसे ही गाली का पहला अक्षर होठों पर लाए, हम दोनों की नजरें एक हो गईं। तुमने मुंह से छूटती गाली को होठों में कस के दबा लिया और आंखों में संकोच से मर्यादा का सील उतर आया। वो तुम्हें गाली देता रहा और तुम अधनजर से मेरी ओर देखते एक पवित्र लिहाज से बोझिल हुए जा रहे थे। जाने तुम्हारा क्या नाम था, या हो सकता है कि कोई अर्थवान नाम तुम्हें दुनिया से मिला ही न हो, पर देख लो तुम मुझे बेनाम बेचेहरा ही याद हो और शायद आजीवन याद रहो।
मुझे हैरत है, जहाँ भाषा में गाली सिर्फ स्त्री के लिए बनी है, वहाँ तुम एक अनजान स्त्री की आंखों का लिहाज करके चुप कैसे रह पाए। तुम्हारी माँ जाने कैसी होंगी, पर तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना जरूर देखी होंगी। अगर मुझे वो मिलती तो मैं उनसे जरूर कहती कि अम्मा, तुमने संसार का सबसे जहीन बच्चा पैदा किया है, जो एक चिरसत्ता के छल छंद से मिली सारी तिताई पर डली भर मिश्री रखता है। एक कविता पढ़ देती हूँ। इसका शीर्षक है, अभी किसी नाम से न पुकारना तुम मुझे। क्या हुआ? पकड़ ले तुम। अभी किसी नाम से न पुकारना तुम मुझे, पलट कर देखूंगी नहीं। हर नाम की एक पहचान है, पहचान का एक इतिहास, और हर इतिहास कहीं न कहीं रक्त से सना है। तुम तो जानते हो मैं रक्त से कितना डरती हूँ। अभी वो समय नहीं आया जो मुझ में हौसला लाए कि मैं रक्त की अल्पनाओं में पैर रखते हुए अंधेरे को पार करूं। अभी वो समय नहीं आया कि चलते हुए कहाँ रुकना है हम एकदम ठीक ठीक जानते हैं। हो सकता है कि अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर चलें और उस उजाले ने छल से अंधेरा पहन रखा हो। तुम लौट जाओ, अभी मुझे खुद ही ठीक ठीक पहचान करने दो जीवन की दो राहों का। मुझे अभी इसी भीड़ में रहकर देखने दो उस भूमि भाषा का निक नेवर जिसमें मातृ शब्द जुड़ा है और माँ वहीं आजीवन सहमी रही। मैंने खेत को सिर्फ मेड़ों से देखा है, मुझे खेत में उतरने दो जहाँ मेहनत करने वाले हाथ होंगे, कमजोर को सहारा देकर उठाते मन होंगे। मैं अंततः वहीं मुड़ जाऊंगी, मैं अंततः वहीं मुड़ जाऊंगी जहाँ भूख से रोते बच्चे होंगे, जहाँ कमजोर थकी हुई निखित देह सूनी आंखों वाली मटमैली स्त्रियां होंगी, जहाँ कच्ची नींदों से पकी लड़कियां होंगी जो ठौरुक नींद में नहीं जाती कि अभी घर में कोई काम पड़ा तो जगा दी जाऊंगी। तुम नहीं जानते, ये सारी उम्र आल्हर नींद के लिए तरसती है। हम अभी बिछड़ रहे हैं तो क्या, एक दूसरे का पता तो जानते हैं। जहाँ कटे हुए जंगल के किसी पेड़ की जड़ में नमी होगी, मैं जान जाऊंगी तुम यहाँ आए थे। किसी पार्टी जा रही नदी का बैराज जब इतना उदास लगे कि फफक कर रोने का मन करे, तो समझूंगी तुम्हारा करुण मन यहाँ से तड़प कर गुजरा है। जहाँ हारे हुए असफल लोग मुस्कुराते हुए इनकलाब के गीत गाते होंगे, मैं पहचान लूंगी इसी में कहीं तुम्हारी भी आवाज है। हम यूं ही भटकते कभी किसी राह पर फिर से मिलेंगे और रोकर नहीं, हंसते हुए अपनी भटकन के किस्से कहेंगे। कविता, नई कविता इस कविता का शीर्षक है हंसी और देश। कितनी पीड़ाओं से निथर कर आती है एक अशरीरी हंसी, मैं जी भर पीना चाहती हूँ वो हंसी जो किसी सधे ख्याल की तर्ज नहीं, तीतर पक्षी की मध्यम टेर सी है, या किसी जलपाखी की अपने जोड़े के लिए झझक कर उठी पुकार है। किसी पर्वत से निःसृत जलप्रपात के नाद सी हंसी, जरूर इसे ही हमारे पुरखों ने गंगा जल या आबे जमजम कहा होगा, पर थोड़े से छींटे मुझ पर पड़े नहीं कि खो जाती है हंसी। मैं हंसी से कहती हूँ कभी खुलकर हंसो, खूब हंसो, इतना कि मैं भीग जाऊं उसमें। जो मुझे छू कर बहती रहती है वो हंसी, मैं चुपके से चुराती रहती हूँ उसे और अंजलि भर भर के नहाती हूँ, फिर सारी देह में लपेट कर ओढ़ लेती हूँ। वो हंसी तब हमारे गुस्से में नन्ही बच्ची की तरह दुबकी रहती है, जब घंटों की बहस के बाद परिणाम में भी बस गुस्सा बचता है, और तब अचानक बाहों में समेट कर कहते हो कि तुम भाड़ में क्यों नहीं जाती मेरी जान। मैं तुम्हारी हंसी से एक देश बसाना चाहती हूँ,
देश नहीं, देश में झगड़े हैं। एक गांव पर गांव भी नहीं, गांव में रिवाज और पंचायतें रहती हैं। अच्छा एक देश नहीं, देश, देश जहां झंडे नहीं अपने रहते हैं। एक घर जहां की दीवारों पर तुम्हारी फिरोजी हंसी बिछलती होगी, जहां दिन में बच्चे खेलने आएंगे, रात में हम चांद को चिढ़ाकर प्यार करेंगे। देश हो जहां प्रेमी कभी बिछड़ते न हो, माएँ रोती नहीं हो और बच्चे उदास न रहते हो। देश जहां अखबार खेतों में आए, खेत जहां किसी मेड़ पर बैठकर चाय पीते हुए तुम मुझे कम पढ़े गए कवियों की कविताएं सुनाना। देश जहां किसी बच्चे के जेहन में कोई घिनौनी और क्रूर स्मृति न हो। देश हो जहां कोई भूखा न रहे और नींद के लिए तरसते मन न हो। देश जहां किसी खेतिहर की जमीन छीनी न गई हो, बंदूक और लाठी कचहरी के दम पर। जहां कोई परदेश न जाए और जाए भी तो अपनी माँ माटी और प्रेमिका को न भूले। देश वो जहां इंसानों से ज्यादा फूलों के नाम होते और मैं हर बार किसी नए फूलों के नाम से तुम्हें पुकारती। देश वो जहां साथ चलने के सिवा कोई ख्वाहिश न होती, जहां और पा लेने की अदम्य इच्छा और खुद के ही पाले गए सपनों का बोझ न होता। जहां किसी विमर्श में उलझकर हम दिन भर रूठे न रहते। देश जहां दो रूहों को प्रेम होना सबसे बड़ा मांगलिक कार्य माना जाता। जहां उत्सव में धार्मिक नारों से दिल न दहलता। देश जहां सावन और चैत सबके लिए एक जैसा होता।